हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था, एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, मेंडल के नियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में, रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में और बैक क्रॉस के बारे में। जी हाँ, तो ध्यान से देखना है, जो भी जेनेटिक में हम लोग को बोरिंग लगता था वो अब बोरिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने बहुत सारा बेसिक को कवर कर लिया है और उसी के अनुसार मेंडल के नियम को भी देख लिया है। मेंडल के नियम के साथ साथ एक जीन की वंशागति भी देख लिए और दो जीन की वंशागति भी देख लिए। ठीक है, तो फटाक से हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस का पहले हिंदी जानते हैं। टेस्ट क्रॉस होता क्या है? टेस्ट का मतलब होता है जांच। टेस्ट का मतलब होता है जांच। जांच यानी कि जांचना, जांचना या परखना। कोई भी चीज़ का टेस्ट किया जाता है। जैसे आप लोग को मान लें मिठाई खिला दे, अरे रसगुल्ला वाला बड़ा वाला, तो क्या आप लोग टेस्ट कीजिएगा, बोलिएगा मीठा है कि नहीं है, अच्छा लगा कि नहीं है, टेस्ट कीजिएगा। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जाँच करना हुआ। तो उसी के तरीके से हम लोग इस चैप्टर के जेनेटिक में भी कुछ टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? देखो, एक टॉल वाला कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है, और इसको देखेंगे इसका फिनोटाइप कितना आ रहा था। इसका फिनोटाइप 2 गो आ रहा था। इसका फिनोटाइप 2 गो आ रहा था, बड़ा टी 2 गो और बड़ा टी 2 गो। लेकिन देखो दोनों में लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा। किस नियम से लंबा होगा? प्रभावी वाले नियम से। किस नियम से लंबा होगा? प्रभावी वाले नियम से। और इसका जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक, जीनोटाइप भी निकल जाएगा। इसका सब कुछ सिखा चुके हैं। अब देखते हैं, अब इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक लंबा ले लिए और एक नाटा वाला ले लिए। अगर ऐसा हम क्रॉस करवा के चेक करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, तो क्या होता है, ऐसे में 100% जो भी बच्चा प्रदान होता है, जो भी संतति प्रदान होता है, वो 100% टॉल ही होता है। क्या होता है? टॉल ही होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? प्रभावी का नियम लागू हो रहा है इस पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी प्रोजेनी बनेगा, इसमें जो भी संतान बनेगा वो 100% लंबा होगा। और एक बात, होमोजीनस होगा। फिर सवाल, अब हम आपसे एक सवाल करता हैं कि होमोजीनस क्या होता है। इसका हिंदी होता है समयुग्मजी। होमोजीनस क्या होता है? जब पहला वीडियो बना रहे थे हम बेसिक वाले में, उसमें समझा चुके हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि दो गुणसूत्र एक जैसा हो। कैसा हो? दो गुणसूत्र एक जैसा हो, मतलब सभी क्या हो? एक जैसा हो। ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस और ये हो जाएगा होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कहने का क्या मतलब हुआ? एक जैसा। जैसे टी 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 टी, तो ये क्या है? एक जैसा है? नहीं है। और वही बात करें टी टी और टी टी, यह क्या है? ये एक जैसा है। देखो दोनों एक जैसा लग रहा है देखने में, दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, तो ये समयुग्मजी हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। और ये एक दूसरे से अलग देखने को लग रहा है, एक दूसरे से अलग देखने को लग रहा है, तो ये विषम युग्मजी हो जाएगा, यानी कि हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस में हम यही देखते हैं कि टॉल का कितना फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है। और जब हम टॉल को ड्वार्फ के साथ, लंबा वाले को नाटा वाले के साथ हम क्रॉस करके देखते हैं, तो उसके दौरान जो भी संतति प्राप्त होता है वो 100% क्या होता है? टॉल ही होता है और हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, अब इसी के संतान में स्वपरागण करके देखते थे। ठीक है, तो टीटी इस संतान को प्राप्त कर लिए और अभी फिर से ये जो नाटा वाला था, नाटा यानी कि बौना वाला था, उसको ले लिए। अब इसको क्रॉस करके देखें, ठीक है, कि क्या होता है, देखते हैं। तो इसके दौरान प्राप्त हुआ ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये देखो हेट्रोजाइगस प्राप्त हुआ। इसमें तो होमोजाइगस है, इसमें हेट्रोजाइगस प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये टेस्ट क्रॉस में होता क्या है। अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना। टेस्ट क्रॉस क्या है? अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना। क्रॉस का मतलब संकरण करवाना। कौन से जनक के साथ? अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी क्या है? छोटे वाले, जो भी जिससे भी छोटा से दर्शाते थे, ये छोटा अप्रभावी है। बड़ा वाला टी को दर्शाना चाहिए प्रभावी है। सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली से अगर जो एग्जाम में आ जाए कि टेस्ट क्रॉस क्या है, जांच क्रॉस क्या है, जांच संकरण क्या है, तो आपको एक ही वर्ड में बोलना है, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना। अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या होगा? सेम होगा। जांच क्रॉस कराने पर जो भी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल एक समान होगा। ठीक है,
यह एक प्रकार का क्या है, बैक क्रॉस है। यह एक प्रकार का क्या है, बैक क्रॉस है। और बैक क्रॉस क्या है ये आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, टेस्ट क्रॉस में हम क्या किए, बहुत सारे टेस्ट करके देखे, जांच करके देखे कि ऐसे करके देखते हैं क्या होता है, छोटा वाला को बड़ा वाला के साथ क्रॉस करके देखते हैं क्या होता है। तो मेनली इस तरह से हमको पता चलता है, इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रिसिप्रोकल क्रॉस। अगला क्या है, रिसिप्रोकल क्रॉस। रिसिप्रोकल का हिंदी होता है पारस्परिक। क्या होता है, पारस्परिक। तो एक दूसरे से मिला के देखेंगे, एक दूसरे के मिला के करके देखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। अब मिलाने का मतलब क्या हुआ, देखो एक में लंबा मटर का पौधा ले लिए, एक में नाटा मटर का पौधा ले लिए, ठीक है। क्योंकि मटर का पौधा तो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल में द्विलिंगी होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है, ठीक है। तो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। अब हम एक को फीमेल वाले को लंबा पौधा ले लिए और मेल वाले नाटा पौधा को ले लिए, मटर के पौधे को, ठीक है। अब इस दोनों में क्रॉस करवाए तो जो भी F1 पीढ़ी के संतान हमको प्राप्त हुआ वो सभी संतान कैसा था, लंबा ही था। कैसा था, लंबा ही था, ठीक है। अब उल्टा कर दी। अब इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा। इस केस में क्या था, फीमेल लंबा था और इस केस में मेल नाटा था। अब जो दूसरा केस लेंगे, दूसरा में मेल को लंबा कर देंगे और फीमेल को नाटा कर देंगे। फिर इसमें भी चेक करके देखेंगे क्या होता है। तो इसके दौरान भी जो संतति प्राप्त हुआ वो भी क्या हुआ, लंबा ही प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ, लंबा प्रभावी क्यों हो रहा है, क्योंकि यह एक दूसरे के पारस्परिक है। क्या है, पारस्परिक है, ठीक है। ये प्रभावी का नियम इस पर लागू हो रहा है। अब यहाँ पर जो बात किए थे कि बैक क्रॉस, क्या बैक क्रॉस, तो अगला है बैक क्रॉस। क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है, बैक का मतलब जैसे समझ में आ रहा होगा, बैक मतलब पीछे, बैक मतलब पीछे, और क्रॉस का मतलब संकरण करवाना। तो मान लो बहुत किसी कोई भी जनरेशन ऐसे आदमी का जनरेशन बहुत धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है, ठीक है। और कोई वैसा जनरेशन है जो कि अब मिट गया है, जो कि पहले वाला आदमी में पाया जाता था, इस वाले आदमी में नहीं पाया जाता है। तो बैक क्रॉस करवाया जाता है पिछले गुण को दर्शाने के लिए, पिछले गुण को दर्शाने के लिए बैक क्रॉस करवाया जाता है। तो बैक क्रॉस कैसे होता है, लंबा नाटा को ले लिया, ठीक है, लंबा नाटा को ले लिया, उसका दौरान क्या प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ। अब शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, ये शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ, दो गो और नाटा प्राप्त हुआ, जैसे कि बता चुके हैं, ठीक है, पहले भी। अब क्या करते हैं, जो भी ये प्राप्त हुआ अब इसके पेरेंट से इसको क्रॉस करवा दो, या इसके संतान जो प्राप्त हुआ इसके पेरेंट से पिछले उसके पिछले जाति के पेरेंट से करवा दो, ठीक है। उसका बीज तो रखा होगा लाइब्रेरी में, तो उससे करवा दो, ठीक। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो आज हमने टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस समझा। अब हम क्या पढ़ेंगे, जीन इंटरेक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, जीन इंटरेक्शन के बारे में। जैसे कि अभी बता रहे थे जीन इंटरेक्शन के बारे में, आप लोग बताइए जीन इंटरेक्शन क्या होता है। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, जीन इंटरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। आप लोग बताइए इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। वैसे तो इंटरेक्शन का हिंदी बता देते हैं, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जैसा कि आप लोग को किसी न किसी चीज़ से आकर्षण होगा, जैसे वो किसी को मोबाइल से आकर्षण हो सकता है, किसी को फ्रेंड से आकर्षण हो सकता है, किसी को गर्लफ्रेंड से आकर्षण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एक दूसरे ज़्यादा बात होता है, ठीक है। मान लो ज़्यादा लगाव है तो उसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बोलेंगे, ठीक है। तो आकर्षण का मतलब बेसिकली यही हुआ। तो फिर देखते हैं क्या जीन में भी आकर्षण होता है, जीन में भी इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, जीन में भी इंटरेक्शन होता है। एक्चुअली में बता दें तो जीन में तो इंटरेक्शन नहीं होता है, बट ये जो जीन किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड पर बना होता है। और यही न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो जीन इंटरेक्शन क्या है, जीन का इंटरेक्शन होना, ठीक है। तो आइए जीन इंटरेक्शन के बारे में समझते हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम होता है, ये आप लोग को भी पता होगा। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, गुणसूत्र होता है, ठीक है। और गुणसूत्र होता है, और मान लो इसके पास ए है और इसके पास ए है, ये जीन है, क्या है, ये जीन है। एक प्रभावी जीन है, एक अप्रभावी जीन है, बता चुके हैं।
एक एलील के पास दो जीन होता है, एक जीन के पास दो एलील होता है। तो एक जीन है और उसका क्या है, दो एलील है, एक प्रभावी वाला और एक अप्रभावी वाला। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। मान लो ये कुछ प्रोटीन बनाया, ठीक है, और ये भी क्या किया, कुछ प्रोटीन बनाया। ठीक, तो ये जो प्रोटीन बनाया, अब इस प्रोटीन के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा। अब ये आकर्षण किस तरह से होता है बताते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन का यही मीनिंग हुआ कि क्रोमोजोम के अंदर जो भी जीन है वो एक लोकस पर मौजूद हो, एक लोकस पर मौजूद हो। फिर यहाँ पर नया वर्ड आया, एक लोकस। लोकस क्या है, व्हाट इज़ लोकस। तो आप लोग को सीधे तरीके से समझा दे तो इसको सीधे भाषा में बोले तो इसको लोकेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लोकेशन बोल सकते हो कि जीन कहाँ पर है, जीन कहाँ पर है, जीन का लोकेशन क्या है, जीन का पोजीशन क्या है, वही हो गया जीन का लोकस। तो यहाँ पर देखो एक जीन का लोकस क्या समान है कि नहीं, यहीं पर तो है, एक ही जगह पर तो है। ठीक है, तो जीन का लोकस समान है। एक ही जीन पर क्या होगा, जब इसके प्रोटीन क्या होंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे, तो इसी को बोलेंगे जीन इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन पढ़ते क्यों इसको इस टॉपिक में डाला गया है, क्या इसका वजह है। तो देखो जीन इंट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें इंट्रैक्शन जीन करेगा और कुछ डिफरेंट चीज़ बना देगा। क्या बना देगा, डिफरेंट चीज़। डिफरेंट चीज़ का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेंडल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल ने एक नियम बताया था कि प्रभाविता का नियम, अब प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हो आप लोग, पता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 3:1 आ रहा था, फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, जीन इंट्रैक्शन होता है, मान लो ऐसा नेचर में देखा गया है, जीन इंट्रैक्शन होता है, तो उसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 नहीं आता है। तो जीन इंट्रैक्शन का ये 4 केस है। कितना केस है, 4 केस है। तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। और ये चारों को, ये डोमिनेंस प्रभावी से नहीं मिलता था, प्रभावी वाले नियम से ये सब चारों नहीं मिलता है। ये प्रभावी वाले से ये प्रभावी लिख देते हैं, हिंदी प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी वाले से नहीं मिलेगा। प्रभावी वाले से नहीं मिलेगा कहने का मतलब क्या हुआ, इसके फिनोटाइपिक नहीं मिलेंगे। फिनोटाइप रेशियो कितना, 3:1। 3:1 क्या करेगा, नो मैच होगा। ठीक है, तो अब बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। और ये एक तरह से क्या हो गया है, ये एक तरह से हो गया है मेंडल का ड्रॉबैक। मेंडल का ड्रॉबैक। अब ये ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक कहने का मतलब दोष, ड्रॉबैक कहने का मतलब दोष या एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसको। मेंडल का एक्सेप्शन, मेंडल के नियम का एक्सेप्शन। तो मेंडल जो भी बोला और उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसका एक्सेप्शन हो गया, उसका अपवाद हो गया। ठीक है, तो मेंडल बोला था कि प्रभावी का नियम में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, बट ऐसा नेचर में बहुत सारा केस देखा गया है, उसके फिनोटाइपिक में, F1 जनरेशन के फिनोटाइपिक में 3:1 रेशियो नहीं आता है। तो क्या ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था, तो ये मेंडल का क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो इस चारों केस को बारी बारी से पढ़ेंगे, इस चारों केस को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पता चल रहा है कि कंप्लीट नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट। और डोमिनेंस का मतलब प्रभावी, तो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो क्या है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेड फ्लावर ले लिए और वाइट फ्लावर ले लिए, बता चुके हैं, ये तो ट्रेट है, मेंडले का ट्रेट है। ठीक है, एक रेड फ्लावर ले लिए और एक वाइट फ्लावर ले लिए। अब इसके F1 जनरेशन प्राप्त किए तो इसमें हमको मिला, एक रेड फ्लावर मिला, एक पिंक फ्लावर मिला और एक रेड एंड वाइट फ्लावर मिला। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है प्रभावी वाला तो इसमें लक्षण आ गया। ठीक है, रेड प्रभावी था तो प्रभावी वाला लक्षण आ गया, रेड भी हो गया। लेकिन दो और संतान प्राप्त हुआ, क्या हुआ, दो और संतान प्राप्त हुआ। तो इससे मैच नहीं करता था, प्रभावी से मैच नहीं करता था इसी दोनों के बीच, लेकिन इन दोनों में से किसी से मैच नहीं करता था। ये पिंक था, ये दोनों के बीच में था, और ये दोनों के मिला हुआ था। ठीक है, रेड भी आया और वाइट भी आया, ये दोनों तो मिक्सिंग से था और ये दोनों के बीच का कुछ था, और ये तो प्रभावी है तो प्रभावी मिल गया। तो जो दोनों के बीच का आता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो दोनों के गुण लक्षण प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। क्या, को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस भी समझाएंगे। अब बात करते हैं इसके F2 जनरेशन। ये तो था F1 जनरेशन, अब बात करते हैं F2 जनरेशन।
जब F2 जनरेशन प्राप्त किया गया तो उसके दौरान जो भी प्रोजेनी प्राप्त हुआ, जो भी संतान प्राप्त हुआ, पहला है रेड, दूसरा है पिंक, तीसरा है पिंक और चौथा है वाइट। तो इस तरह से F2 जनरेशन प्राप्त हुआ। और इसका जो जीनेटिक फिनोटाइपिक रेशियो देखा गया तो मेंडल से नहीं मिल रहा था, मेंडल के नियम से नहीं मिल रहा था। अकॉर्डिंग टू मेंडल 3:1 रेशियो नहीं मैच कर रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया, एक्सेप्शन में रख दिया। ठीक है। और इनका एग्जाम्पल आपकी किताब में 2 चीज़ दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 2 एग्जाम्पल। स्नैपड्रैगन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में दे देगा और बोलेगा क्या ये मेंडल के नियम से मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग ये नियम फॉलो करता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जो ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस, किसके बारे में, कोडोमिनेंस। तो जब कोडोमिनेंस को देखा गया, क्या कोडोमिनेंस को देखा गया इसके F1 जनरेशन में, किसके, इसके F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट पूरी तरह से दर्शा रहा था। F1 जनरेशन में जो भी दोनों ट्रेट लेते हैं, जो भी 2 ट्रेट लेते हैं, मान लो रेड और वाइट लिए, तो ये क्या कर रहा है, दोनों तरह से पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा है, पूरे अपना प्रभाव क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जैसे देखो दोनों प्रभावित कर रहा है, रेड और वाइट लिए, ठीक है, और इसका जो संतान प्राप्त हुआ रेड भी प्राप्त हुआ और वाइट भी प्राप्त हुआ। तो क्या ये दोनों प्रभावित कर रहा है कि नहीं, दोनों प्रभावित लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं। तो कोडोमिनेंस में यही होता है, F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट पूरी तरह से दर्शाता है। क्या करता है, F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट पूरी तरह से दर्शाता है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप, क्या हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया। AB ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया। तो AB ब्लड ग्रुप तो आपको मालूम है। थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, वैसे तो इसको आगे भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा बता देते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए सिकल सेल एनीमिया, आप लोगों को समझ आएगा। ये सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हम लोग के ब्लड में पाया जाता है RBC। क्या पाया जाता है, RBC। और वो RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जैसा कि आप लोग को ही पता होगा, क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन मान लो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, क्या है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये किसी व्यक्ति का नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक। अब मान लो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो उसका आकार ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, बाइकॉन्केव। RBC का आकार कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, उभयावतल ऐसे ही होता है, द्विअवतल ऐसे ही बाइकॉन्केव होता है। ठीक। लेकिन क्या होगा, जब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन पर क्या लिख दें, यस लिख दें, यस। यस से समझ में आ जाना चाहिए क्या है, सिकल सेल एनीमिया इसको हो चुका है। तो जब इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उसका RBC का आकार क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। देखो नॉर्मल RBC में क्या, हीमोग्लोबिन तो RBC में पाया जाता है। ठीक है। कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमको सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ है, तो मेरे RBC का आकार होगा बाइकॉन्केव, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, बाइकॉन्केव होगा। लेकिन कोई व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया है सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया था तो उसके ऊपर क्या लिख दिए, यस लिख दिए, क्या लिख दिए, यस। यस से समझ में आ जाना चाहिए सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति है। ठीक। तो जब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो इसका नॉर्मल में इसका आकार ऐसा था और सिकल सेल हो जाने पर ऐसा हो गया। इस आकार को क्या कहते हैं, हसुए की आकार कहते हैं, हसुए की आकार। हसुआ क्या होता है, घास वगैरह काटने जाती है औरत लोग, देखते होंगे आप लोग, तो इस तरीके का एक हंसू होता है, इस तरह का एक, तो हंसू होता है ना, हंसू काटने वाला। ठीक। वही उसी आकार का हो जाता है। नॉर्मल में बाइकॉन्केव आकार, लेकिन सिकल सेल एनीमिया से जब इफेक्ट हो जाता है तो हंसुए की आकार हो जाता है। ये दोनों तरह से प्रदर्शित कर रहा है, दोनों ट्रेड पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा है। नॉर्मल वाला भी अपना प्रदर्शित कर रहा है और जो सिकल सेल एनीमिया हो गया वो भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, इसके बारे में मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल एलील मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलील, किसी एक जीन के पास 2 या 2 से ज़्यादा एलील। तो मान लो एक जीन है, ABO ब्लड ग्रुप का टाइप है ना, एक जीन है तो ABO टाइप है, क्या है, ABO टाइप है। इसके पास 3 जीन होता है, 3 जीन होता है। मेंडल तो बोला था
कि कोई भी नॉर्मली कोई भी गुण होता है उसके पास, एक जीन के पास 2 एलील होता है, लेकिन यह एक ऐसा जीन है जिसके पास 3 एलील होता है। कितना एलील होता है? 3 एलील होता है। ये पूरी तरीके से जो भी है सारा कुछ मेंडल के अपवाद ही है। मेंडल के अकॉर्डिंग इस नियम में कहीं पर भी मेंडल का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। मेंडल बोला था एक जीन के पास 2 एलील होता है, लेकिन यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप में एक जीन के पास 3 एलील है, तो इसके अपवाद हो गया कि नहीं, एक्सेप्शन हो गया, उसके एक रूल नहीं मिल पाया। तो इसके पास एक प्रकार का जीन होता है जिसको बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन। ये नाम भी याद रखना, इसके पास क्या होता है? आई नाम का एक जीन होता है। और इसी जीन के पास 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील। कौन कौन सा? आई ए, आई बी और सिंपल आई, छोटी आई। ठीक, अब देख लेते हैं इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप। सबसे पहले देखते हैं फिनोटाइप 4 होगा, फिनोटाइप 4 होगा और जीनोटाइप 6 होगा। अब ये फिनोटाइप कैसे आता है, जीनोटाइप कैसे आता है, निकालना बताएंगे। देखो, इससे कोई भी संतान बनाओ, जैसे इसको 2 को ले लिए, आई ए 2 को ले लिए, ठीक, ऐसा हो सकता है। या एक ऊपर आई ए ले लिए, एक ऊपर सिंपल आई ले लिए, ऐसा हो सकता है। या आई बी पर आई बी हो गया, आई बी पर सिंपल आई हो गया। आई ए पर आई बी भी हो सकता है और आई डबल आई भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये 6 प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप का कितने जीनोटाइप है, तो 6, और फिनोटाइप कितने हैं, तो 4। अब बताते हैं फिनोटाइप कैसे बना। आई और आई ए मिला, क्या मिला? ए मिला, तो इससे तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, प्रभावी के ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या, इससे भी क्या बनेगा? ए बनेगा, तो इससे क्या बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया। और आई बी वाला है, इससे क्या हो जाएगा? बी वाला बन जाएगा, इससे वाला बी वाला बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी नहीं कर रहा है, ठीक। और इसमें क्या होगा? ए और बी, तो ए और बी दोनों हो गया। और इसमें देखो कुछ है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ओ ब्लड ग्रुप बोल देंगे। एक्चुअली में तो इसको नोट बोला जाता है, लेकिन कुछ बोलता है ओ, तो ठीक है, ओ ही रहने दो। ये था मल्टीपिन जेलिल, मल्टीपल जीन, मल्टीपल एलील, जो भी बोल सकते हो, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप। इसमें क्वेश्चन आएगा इसके पास कौन सा जीन होता है? आई जीन होता है। इस जीन के पास कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, ठीक। फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। जीनोटाइप कितना है? 6 है। तो ये सब ध्यान से देख लेना है। अगला बात करते हैं प्लियोट्रोपी की। किसकी? प्लियोट्रोपी की। फिर बात आता है प्लियोट्रोपी क्या है, व्हाट इज़ प्लियोट्रोपी, या व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्लियोट्रोपी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपली तरीके से बताते हैं। एक जीन का एक से ज़्यादा पर प्रभाव पड़ना, एक जीन से एक से ज़्यादा पर प्रभाव पड़ना। मानो कोई जीन है, क्या है? कोई जीन है, कोई जीन है, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन बना रहा है, क्या कर रहा है? कुछ प्रोटीन बना रहा है। चलो कुछ प्रोटीन बना दिया, कुछ प्रोटीन बना दिया, और ये एक से ज़्यादा पर प्रभाव कर रहा है। इसका मतलब देखो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, 11th में पढ़ना है ब्लड क्लोटिंग। क्या पढ़ना है? ब्लड क्लोटिंग। तो सबसे पहले इंजरी जो होता है ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, कुछ भी ए, मान लो ए बना, इससे क्या बना? ए बना। किसके वजह से बना? एक जीन के वजह से बना, ठीक। अब यही ए के वजह से जो बी और सी वाला रिएक्शन होना है, इसी ए के वजह से होगा। अब अगला जो डी और ई होगा, डी से ई बनेगा, तो इस सी वाले से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, मान लो लास्ट में क्या बन गया? एंजाइम बन गया। क्या बन गया? एंजाइम बन गया, लास्ट में एंजाइम बन गया। तो हम आपसे पूछते हैं, अगर यही जीन नहीं रहेगा तो क्या एंजाइम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। एक जीन से एक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ना। प्रभाव तो पड़ रहा है एक ही पर, प्रभाव तो पड़ रहा है एक ही पर, लेकिन इसी के वजह से सभी पर प्रभाव पड़ रहा है, इसी के वजह से सभी पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एंजाइम भी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन तक ही रह जाएगा, ठीक। तो ये था प्लियोट्रोपी। और इसी के साथ होता है जीन इंटरेक्शन का टॉपिक भी ख़त्म। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक देखा टेस्ट क्रॉस, फिर देखें रेसिप्रोकल क्रॉस, और देखें बैक क्रॉस। उसके बाद जीन इंटरेक्शन में 4 मेंडल के 4 एक्सेप्शन के बारे में पढ़े,
अब इसके बारे में इसके जो अगला टॉपिक है वो आगे वाले वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।